डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग टुडे लेक्चर हम ये देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने क्या पढ़ा था। तो लेट्स सी कि प्रीवियस लेक्चर हमारा किस पे बेस कर रहा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैश टर्म्स एंड कैश डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, जो हमने पढ़ा था 210 और N30, उसके बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कि उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो 210 और N30 आई होप कि आपको याद होगा कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करें तो 2% डिस्काउंट होगा और नेट पेमेंट जो है आपको करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज। सेकंड हमने ये स्टडी किया था कि रिकॉर्डिंग द परचेजेस एट नेट एंड द ग्रॉस इनवॉइस प्राइस। नेट अमाउंट पे जो है वो परचेजेस जो है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और ग्रॉस पे जो है परचेजेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये ट्रांजैक्शन हमने देखी थी। एंड देन हमने देखा था रिटर्न्स ऑफ द अनसेटिस्फैक्ट्री मर्चेंडाइज की, जो चीज़ें अनसेटिस्फैक्ट्री थी तो उसको कैसे जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। कि सपोज हमने एज्यूम किया था कि कुछ क्लॉथ्स जो है आपके पास आ गए थे, तो वो जब क्लॉथ्स आए थे तो उसको हमने क्या किया था कि रिटर्न कर दिया था, अनसेटिस्फैक्ट्री थे, डैमेज था, किसी का थ्रेड ख़राब था या कोई ऐसी बात हुई तो हमने वो रिटर्न कर दिए थे। तो अगर रिटर्न कर दी जाए परचेजेस को तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेजेस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो परचेजेस पे है अगर आप पे करते हैं, अगर वो फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है वो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जो है वो इंक्लूड होगा, राइट। और उसके बाद ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल। पहले हमने परचेज के बारे में पढ़ा था कि परचेजेज जो हैं वो आपने की किसी मर्चेंडाइज से या किसी मैन्युफैक्चरिंग से आपने परचेज की, उसमें से कुछ आपने डिस्काउंट लिया तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट थी वो आपने वापस कर दी, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। और परचेजेस तो होगी, अब जो चीज़ें आपने परचेज की थी उसको सेल कैसे किया आपने, तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स। तो सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमने देखा। और सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, तो सेल्स को लाजमी बात है कि जैसे आपके पास चीज़ें आई थी तो क्लाइंट्स के पास भी जब प्रोडक्ट जाती है तो उसमें से होता है कि उसको चीज़ें जो है वो पसंद नहीं आती या उसमें से कुछ डैमेज निकल आती हैं ऐसी जो आपकी नज़र में से ना गुजरी हो, तो वो क्लाइंट जो है उन चीज़ों को वापस कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न अलाउंसेस आर सेल डिस्काउंट। तो सेल डिस्काउंट की जो है वो बात की गई थी कि सेल डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात हुई थी, उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी मैकडॉनल्ड्स की और KFC की, और उसके बाद जो है वॉलमार्ट की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, मेट्रो की एग्जांपल दी थी लास्ट लेक्चर में कि डिलीवरी एक्सपेंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, कुछ मर्चेंडाइजिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिलीवरी जो है प्रोवाइड करती हैं, और कुछ होती हैं वो डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करती। जो डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं वो क्या करती हैं कि डिलीवरी को डिलीवरी चार्जेस को एज ए डिलीवरी एक्सपेंस ट्रीट करती हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर द सेल टैक्सेस, तो जो भी सेल्स की जाती हैं उसमें लाजमी बात है कि आप टैक्स जो है वो डिडक्ट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है वहाँ से रिसीव करती है, रेवेन्यू अर्न करती है, तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो आप किसी ना किसी जगह नेशनल बैंक में जो है जमा कराने एट प्रॉपर टाइम और उसका रिकॉर्ड जो है रखा जाए। और जो डिडक्ट करता है वो भी उसका रिकॉर्ड रखता है और जिसको जो पे कर रहा होता है वो भी उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है। उसके बाद हमने एट द एंड पढ़ा था एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी, कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्युएट किया जा सकता है। उसमें हमने जो है दो चीज़ें पढ़ी थी कि नेट सेल से और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से। कि सेल जो है वो आपको बताती है कि कुछ लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं सेल्स में कि सेल का ट्रेंड जो है वो देखा जाए कि ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है या किस तरफ जो है वो सेल्स मूव कर रही हैं। और उसके बाद जो है पार्टिकुलर स्टोर का जो है वो भी
ट्रेंड जो सा देखा जाता है पार्टिकुलर एलोकेशन का, कि उस एलोकेशन में जो सा वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर पार्टिकुलर प्रोडक्ट का भी देखा जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो सा मोस्ट डिमांडेड है। उसके बाद दूसरा जो मेथड हमने पढ़ा था दैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। हमें पता चल जाए कि जो से कितना मार्जिन जो से हमने अर्न किया था सेल में से। उसमें हमने देखा था कि एक तो ओवरऑल आपको पता चल जाता है कि एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी है उसका ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। फिर हमने देखा कि जी प्रोडक्ट के बारे में देख लें कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो है वो कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। एंड देन हमने उसमें ये भी देखा था कि एक पार्टिकुलर क्या कहना चाहिए लोकेशन का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का, प्रोडक्ट का, डिपार्टमेंट का और ओवरऑल। तो अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7 द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स स्टार्ट करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में एक एग्जांपल जो से आपको कोट करता हूँ, वेरी यूजफुल। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको पता होगा, ए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी। एक टाइम था कि द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बिलोंग टू द बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेट करता था। आई होप, आई डोंट नो कि अभी भी वो ही है या कोई और बंदा है। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, दैट डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स, लाइसेंस एंड सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है कि मैन्युफैक्चर करती है, लाइसेंस इशू करती है और सपोर्ट करती है वाइड रेंज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को। और क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, इट्स फैसिलिटेट्स इन आयरलैंड, सिंगापुर एंड द ग्रेटर सेटल्ड एरिया, और बहुत सारे जो से एरियाज़ हैं उसमें जो से ये ऑपरेशन जो से अपना प्रोवाइड करती हैं। जब भी कभी लैपटॉप की, कंप्यूटर की बात होती है किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की, तो माइक्रोसॉफ्ट का हमारे पास ज़हन में आता है। लैपटॉप लें, उसके ऊपर जो है वो जो से माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक फ्लैग सा जो है वो लगा होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट ऑफ एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी एंड द इक्विपमेंट, दोज एसेट्स जो टेंजेबल हैं, दैट कॉस्ट इज़ 2.4 बिलियन। अब मल्टी बिलियनियर जो है, बिलियन कंपनी है, ये डॉलर कंपनी है, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो टेंजेबल एसेट्स हैं, दैट इज़ 2.4 बिलियन। दिस इज़ अ स्मॉल अमाउंट, आप सोच रहे होंगे। एंड अदर एसेट्स आर $72 बिलियंस। इसका मतलब ये है कि जो उसके बाकी एसेट्स हैं, दैट इज़ 72 बिलियन, और 2.4 बिलियन सिर्फ उसका किस में है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एसेट्स ओनली 33% ऑफ द टोटल एसेट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है, इसका जो टोटल एसेट्स की अगर परसेंटेज निकाली जाए तो दैट इज़ 3.3%। ओनली 3.3% इज़ रिलेटेड टू the property and equipment. Financial assets of 46 billion account for 64% of the Microsoft total assets. अब जो financial assets हैं, that is how much, $46 billion. You can compare कि कहाँ 3.3%, where 3.3% and where is 64%. And 64% is the financial assets of the Microsoft company. What is the financial asset? Financial assets are the company most liquid resources. They include the cash equivalent, certain investment in the marketable securities, account receivable and नोट रिसीवेबल। अब ये सारी चीज़ें जो सी हैं, दीज आर द फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ द मोस्ट लिक्विड रिसोर्स कंपनी की, जिसमें लिक्विड एसेट जो से हैं वो
64% है टोटल एसेट्स का, और फिक्स एसेट कितने हैं, दैट इज़ 3.3%, और अदर एसेट कितने हो गए, बाकी आप माइनस कर लें 23% आई थिंक बाकी बचते हैं। तो दिस इज़ द फाइनेंशियल। अब सवाल एक पैदा ये होता है कि हाउ मच कैश शुड ए बिजनेस हैव, कि उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। लाइक थिंक एवरी बिजनेस नीड एनफ कैश टू पे इट्स बिल। जिस तरह क्या कहना चाहिए कि आप सोचते हैं कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे होने चाहिए पर डे, कि आपने घर से निकलना है, आपने किराया देना है, देन यू विल सिट इन द वैन और टैक्सी या गाड़ी में, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपने उसमें फ्यूल डलवाना और देन आप मूव करेंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ, और वहाँ पहुँचने के बाद जो आपने कैंटीन पे खाना शाना खाना या जो खर्चा है, और उसके बाद घर आएंगे तो यू हैव मैनेज, या आपने कैलकुलेट किया होता है कि जी ओके मुझे जो है 100 to 500 रुपीज़ जो है वो डेली के चाहिए, जिसमें मेरे ये खर्चे होते हैं। तो अब बिज़नेस में भी यही बात आती है कि बिज़नेस को कितने कैश की ज़रूरत होती है, हाउ मच कैश शुड हैव ए बिज़नेस। और अगर इसका हम ये जवाब दे दें कि बिज़नेस नीड एनफ कैश टू पे इट्स बिल, एनफ का मतलब क्या जी, बहुत होना चाहिए या वाफिर मिकदार में होना चाहिए या काफ़ी होना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा बेस करता है कि फाइनेंशियल एसेट्स पे और कैश जो है वो कितना बिजनेस मेंटेन करेगा। अब बात आ जाती है फाइनेंशियल एसेट्स की। तो फाइनेंशियल एसेट जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया है अभी, तो उसमें हमने बताया था कि दैट इज़ द कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड रिसीवेबल। तो कैश तो वही हो गया जो बैंक में पड़ा है, दैट इज़ द कैश, या आपके पास जो है कैश इन हैंड है जो ऑफिस में है, जो आपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए रखा हुआ है, दैट इज़ द कैश। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये है कि जो एक्सेसिव कैश ऑर्गेनाइजेशन के पास था, कि आपने देखा कि जी जो है आप की ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 10,000 जो है वो डेली के एक्सपेंसेस हैं, तो इट्स मीन कि यू नीड डेली 10,000 रुपीज़, और उससे ऊपर जितना भी एक्सेसिव है आपने क्या किया कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया। और आप देखते हैं कि आपके पास जो है वो डेली एक्सपेंस तो 10,000 है और आप रिसीव भी करते हैं सपोज 8,000, तो इसका मतलब है कि 2,000 आपके पास कैश होना चाहिए। या आपने इस तरह मैनेज कर लिया कि जो आपका बैलेंस है वो 10,000 रहे, तो जो 10,000 से ऊपर जितने भी आपके पास पैसे होंगे यू इन्वेस्ट इनटू द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आप जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो है आपका फाइनेंशियल एसेट्स ही कंसिडर किए जाते हैं। एंड देन रिसीवेबल। अब रिसीवेबल्स कौन सी हैं कि आपने जिस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपने प्रोडक्ट जो सी है वो सेल की, दैट इज़ ऑन क्रेडिट। तो अब पैसे आपने रिसीव करने, जो पैसे आप रिसीव करेंगे, या मतलब रिसीवेबल इज़ नियर टू द कैश। आपने टर्म्स दी 2, 10 एंड 30, तो इसका मतलब है कि एक महीने के अंदर तो आपको पैसे जो है वो मिल ही जाने हैं। अगर 10 दिन के अंदर देगा तो वो कुछ डिस्काउंट ले लेगा। तो रिसीवेबल विल कन्वर्ट इनटू कैश, तो दैट इज़ एन फाइनेंशियल एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश क्विकली, तो वो भी हमारी फाइनेंशियल एसेट्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, एज प्रीवियस एक्सप्लेन के अकाउंट रिसीवेबल जो आपने भी पैसे रिसीव करने हैं, जो सेल किए हुए ऑल द टाइम ये कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल, तो ये दैट इज़ कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सेसिव कैश इज इन्वेस्टेड इन द टेम्परेरी तौर पे आप क्या करते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो आपका एक्सेसिव कैश होता है, जो आपका आइडियल पड़ा रहता है, जो आप यूटिलाइज नहीं करते, उसको क्या करते हैं कि आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एज कैश इज़ नीडेड, कि वो आप ऐसे या तो शेयर्स में कर देते हैं जो क्विकली सोल्ड आउट हो सके, या ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो क्विकली सेल आउट हो सके। तो दैट इज़ कंसिडर एज कैश और कैश इक्विवेलेंट, के वो ऑल द टाइम रेडी होता है कि आप मार्केट में जाएं, उसको सेल करें और पैसे जो है वो रिसीव
कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो दैट यू कैन मेक द पेमेंट, कैश पेमेंट जो है वो की जा सकती है। तो अकाउंट रिसीवेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट कैन बी क्विकली एंड ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, सो यू कैन मेक द पेमेंट व्हेन एवर द नीडेड। तो अकाउंट रिसीवेबल तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम टू टाइम व्हेन द पेमेंट इज़ ड्यू, तो वो आपके जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो आपको पैसे जो है वो दे देते हैं। और सिक्योरिटी जो है ये आपका अपना डिसीजन होता है, दिस इज़ ऑन योर ओन डिसीजन, आपके अपनी विल पे आपने इन्वेस्ट किए और व्हेनेवर यू वांट टू टेक द मनी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं व्हेनेवर यू नीड द मनी इन ऑर्डर टू पे द क्लाइंट्स। आपने परचेजेस करनी है, आपको ज़रूरत है। The valuation of the financial asset, type of the financial assets, cash and cash equivalent basis। फर्स्ट कॉलम में आप देखें द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, सेकंड कॉलम जो हेडिंग है दैट इज द बेसिस फॉर द वैल्यूएशन इन द बैलेंस शीट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो किस तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज ऑन फेस अमाउंट, फेस अमाउंट पे कैश और कैश इक्विवेलेंट को फेस अमाउंट पे किया जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट मार्केट प्राइस। अब उसमें कैश तो दैट इज द फेस अमाउंट, जो भी आपके पास कैश है वो आपके जो है वो उस पर कर लिया। अब उसकी अमाउंट जो है वो तो सिंपल है, कैश की जो फेस वैल्यू है वही आप अमाउंट जो है उसको वैल्यूएट करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप किस तरह वैल्यूएट करेंगे, दैट इज़ द करंट मार्केट वैल्यू। आपने इन्वेस्टमेंट की थी, सपोज आपने शेयर्स जो है वो बाय कर लिया, आपने कहा जी अच्छा ठीक है ये शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, इसकी प्राइसेस जो है वो एक महीने के अंदर $4 to $5 जो है या $1 इंक्रीज़ कर देंगे। आपने 1000 शेयर जो से ले लिए, 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए कि वो जो है ₹1 बढ़ेंगी तो आपको 11,000 मिल जाएंगे। अब जब आपको कैश करवाने की ज़रूरत पड़ी तो वो 1 की बजाय 50 सेंट जो है वो बढ़ गई, तो आपने प्रॉफिट कितना किया कि 50 सेंट, जो मार्केट में उस वक़्त उसकी प्राइस होगी मे बी वो 10 से जो है वो 12 पे चली जाए। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि वो 10 से आप सोच रहे थे कि वो सिक्योरिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी उसकी प्राइसेस, लेकिन वो सिक्योरिटी की प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन कर गई। लाइक आपने क्या किया कि बैंक अल्फला के शेयर जो है वो बैंक अल्फला ने क्या किया कि मार्केट में शेयर लॉन्च की, तो अभी उसकी प्राइस जो है वो 45 थी। लोगों ने क्या किया कि वो शेयर जो है वो बाय कर लिए और होप आपने जो है बाय किया, आपने भी सोचा कि भी वो प्राइसेस जो है इस 45 से इट विल इंक्रीज टू 65। आपके पास बिजनेस में एक्सेसिव कैश था, आपने जो है वो सिक्योरिटीज़ बाय कर ली। अब जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बाय तो आपने 45 पे किया था, लेकिन उसको वैल्यूएट किस तरह किया जाता है, करंट मार्केट प्राइस पे। क्या एट टाइम जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उस वक्त देखा जाता है कि उसकी प्राइसेस जो हैं वो क्या है, कितनी प्राइसेस है। रिसीवेबल नेट रियलाइज वैल्यू के जो रिसीवेबल हैं, एक तो आप प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, जब आपने सेल की तो आप उसकी ग्रॉस अमाउंट मेंशन करते हैं। रिसीवेबल्स नेट रियलाइज वैल्यू कि रिसीवेबल्स तो आपने मेंशन कर दी, जब आपने सेल किया तो आपने कहा जी ठीक है मैं जो है वो 4000 की सेल करनी है, लेकिन अगर वो कस्टमर जो है आपको विद इन जो है डिस्काउंट पीरियड जो है पे कर देता है तो दैट इज़ द रियलाइज वैल्यू कि जो कैश आप रिसीव करेंगे। एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट, क्या आप एस्टिमेट करते हैं कि कितनी अमाउंट जो है वो कलेक्टेबल है। इसमें से कुछ लोग ऐसा भी होता है कि वो पैसे ना दें आपको, भाग जाएं, या वो कहें कि जी हमारा बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो गया, तो देन आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक एस्टिमेट लगाते हैं और उसके बाद उस एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट जो है वो देखते हैं कि कितनी अमाउंट जो है आप कलेक्ट करेंगे, वो बैलेंस शीट में मेंशन की जाती है। कैश इज डिफाइंड एज एनी डिपॉजिट बैंक विल एक्सेप्ट। कैश को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैश इज डिफाइन एनी डिपॉजिट बैंक विल एक्सेप्ट। बैंक के पास आप लेके जाएं और बैंक के डी ओके वी एक्सेप्ट इट एंड वी डिपॉजिट इनटू योर अकाउंट। कॉइन्स एंड द पेपर मनी, लाइक के जो कॉइन्स हैं आजकल पाकिस्तान में 5 रुपीज़ का सिक्का जो है वो कॉइन्स जो है वो चलते हैं, वो भी बैंक एक्सेप्ट करता है। एंड
पेपर मनी, जो भी आपके पास पेपर नोट्स हैं वो बैंक जो है एक्सेप्ट करता है। वो आपके पास आ गया बैंक क्रेडिट कार्ड सेल, कि अब आपने क्या किया कि प्रोडक्ट को सेल किया क्रेडिट कार्ड पे, राइट। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि जब भी क्रेडिट कार्ड पे आप परचेज या सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसको स्कैन करते हैं एंड देन उसमें से 2 रिसीप्ट्स जो हैं वो निकलती हैं, एक वो आपको देता है और एक साइन करके वो अपने पास रख लेता है। अब वो जो रिसीप्ट्स उसमें से मशीन में से निकली वो उसने अपने पास रख ली और नेक्स्ट डे जाके वो बैंक को जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं कि इस क्लाइंट के साथ मैंने इतनी ट्रांजैक्शन जो है वो की है। तो वो बैंक क्रेडिट कार्ड सेल्स जो है वो भी बैंक जो है वो डिपॉजिट कर लेता है। एंड देन ट्रैवलर चेक्स जो है आपको पता होगा कि आजकल जो है ह्यूज अमाउंट जो है वो पॉकेट में रखने की बजाय व्हाट द ट्रैवलर डू कि वो बैंक से जाके उसी अमाउंट जितनी अमाउंट वो कैरी करना चाहते हैं उसी अमाउंट के ट्रैवलर चेक्स जो है बना लेते हैं और बैंक्स क्या करते हैं उसकी नॉमिनल सी अमाउंट जो है उस पर चार्ज करते हैं। और जब आपने किसी और मुल्क में जाना हो या किसी और सिटी में जाना हो तो जाके उसको पेमेंट कर देते हैं क्लाइंट्स को और वो ट्रैवलर चेक लेके बैंक में जमा कराता है, या आपने खुद जो है अगर उसको कैश करवाना है तो आप कैश करवा के क्लाइंट को पे कर देते हैं। इसके साथ साथ मनी ऑर्डर की बात करते हैं कि दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल बाय बैंक, क्योंकि मनी ऑर्डर जो है वो बैंक ही बना के देते हैं और दैट इज़ एन ऑर्डर टू पे द सर्टन अमाउंट टू सर्टन पर्सन, तो वो भी जो है कैश ही कंसिडर किया जाता है। एंड देन चेक्स जो हैं चेक बुक, जैसे आपको पता होगा कि चेक्स जो हैं वो भी कैश के इक्विवेलेंट ही कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो भी बैंक में जो है वो जमा करवा दिए जाते हैं। मनी ऑर्डर तो ये होता है कि जी आप बैंक में जाते हैं, आप पैसे देते हैं कि जी इतने पैसों का मुझे मनी ऑर्डर जो है वो बना दिया जाए, तो उसके बाद बैंक आपको एंड दिस मनी ऑर्डर इज़ टू सर्टन पर्सन, जिस तरह लाइक कोई जॉब जो सी है वो आई अखबार में तो वो कहते हैं कि जी अच्छा 500 का मनी ऑर्डर जो है कॉमसेट्स के नाम जो है वो जमा करवा दें। तो अब आप बैंक जाते हैं, बैंक जाके आप मनी ऑर्डर बनाते हैं। अब कॉमसेट के पास वो आ गया तो वो क्या करता है कि कॉमसेट्स मनी ऑर्डर को जाके अपने बैंक में जाके जो उसका अकाउंट होता है उसमें जमा करवा देता है और बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है डिपॉजिट का। और टैक्स भी ऐसे ही होते हैं। सम टाइम कुछ क्लाइंट्स जो उनसे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप ह्यूज अमाउंट कैरी नहीं करना चाहते, लाइक फ्रेंड कॉर्पोरेशंस के पास गए, आपने क्या कहा कि मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने उनको कहा कि जी ओके मैं कैश तो नहीं आपको दे सकता क्योंकि हालात जो उनसे वो मुनासिब नहीं है इतना कैश कैरी किया जाए, तो आई हैव द चेक, मैं आपको चेक दे देता हूँ, आप इसको ले लें। तो वो क्या करते हैं कि आप फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन के नाम चेक लिख के साइन करके दे देते हैं, वो उसको नेक्स्ट डे या उसी डे बैंक में जमा करवा देता है। बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है, डिपॉजिट कैश को, उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो आपके अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है कंपनी के अकाउंट में। तो दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी ए कैश, ये कैश जो है इसको कंसिडर किया जाता है। रिपोर्टिंग कैश इन बैलेंस शीट, के बैलेंस शीट में कैश को जो है वो कैसे शो किया जाता है। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट क्या है, कंबाइंड विद द कैश ऑन बैलेंस शीट, लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और उसके बाद स्टेबल मार्केट सिक्योरिटी और उसके बाद मैच्योर विद इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन। अब क्या किया कि जी कैश इक्विवेलेंट क्या क्या है, कंबाइन विद द कैश ऑन द बैलेंस शीट, जिसको हम कंबाइन करते हैं बैलेंस शीट के अंदर कैश के साथ। लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के, जो लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने शेयर्स खरीद लिया एंड देन यू कैन सेल इट इन द मार्केट क्विकली। स्टेबल मार्केट वैल्यू जिसकी वी एज्यूम स्टेबल है, मैच्योर विद इन 90 डेज ऑफ एक्विजिशन, कि जो जब हमने बाय किया 90 डेज के अंदर अंदर उसने मैच्योर हो जाना है। और लाइक के कोई सर्टिफिकेट्स जो उनसे आपने ले लिए थे बैंक से या आपके पास एक्सेसिव कैश था, आपने क्या किया कि आपने बैंक को कहा कि इसको 90 डेज़ के लिए या 60 डेज़ के लिए इसको इन्वेस्ट कर दें।
फॉर 3 मंथ्स जो है टर्म डिपॉजिट आपने करवा दिया। अब ये है कि आप उसको बैंक से विड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेच्योरिटी डेट से पहले करेंगे तो आपको प्रॉफिट जो है उसका लॉस्ट हो जाएगा, आप उसको लूज़ कर देंगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैश इक्विवेलेंट में उनको भी कंसिडर किया जाता है कि जैसे हम प्रीवियस डिस्कस करते आ रहे थे कि आपका कैश जो है वो एक्सेसिव था, आपको पता था कि भी अभी 1-2 महीने तक 3 महीने तक उसको यूटिलाइज नहीं करना अभी आपने, तो आपने क्या किया कि उसको टर्म डिपॉजिट कर दिया कि अच्छा फिक्स कर दें इसको फॉर 3 मंथ। तो जो 3 मंथ्स 90 डेज़ के अंदर मेच्योर होना जिस डिपॉजिट ने या जिस सिक्योरिटी ने, तो उसको हम कैश इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं, राइट। और उसको बैलेंस शीट में कैश और कैश इक्विवेलेंट से शो किया जाता है। अब बात आ जाती है रिस्ट्रिक्टेड कैश की। रिस्ट्रिक्टेड कैश नॉट अवेलेबल फॉर पेइंग करंट लाइबिलिटीज, ऐसा कैश जो करंट लाइबिलिटीज पे करने के लिए अवेलेबल ना हो, नॉट ए करंट एसेट, जो एक करंट एसेट ना हो, लिस्टेड एज एन इन्वेस्टमेंट, कि जिसको हम कैसे शो करते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट शो करते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्टेड कैश कौन सा होता है कि जो करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के काबिल ना हो। इट्स मीन कि 90 मतलब जिसको आप क्विकली कन्वर्ट ना कर सके कैश में, मतलब ऐसी सिक्योरिटी या ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप क्विकली जो है वो कैश में कन्वर्ट ना कर सकें, को नॉट ए करंट एसेट, करंट एसेट्स नहीं है वो, राइट। करंट एसेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो फिक्स एसेट है, इसकी मेच्योरिटी मोर देन जो है 180 डेज है, राइट। उसकी जो है उसको हम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कैश कहते हैं। तो पीछे टाइम में हमने क्या पढ़ा था कि 90 डेज तक जो है वो विद इन 90 डेज अगर वो मेच्योर हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि दैट इज़ ए कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर वो 90 डेज में या उससे ज़्यादा टाइम लेता है मेच्योर होने में तो हम उसको रिस्ट्रिक्टेड कैश कहते हैं। दैट इज़ शोन एज एन इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट के हेड में उसको शो किया जाता है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट की बात जो है वो की जाती है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है, पहले स्लाइड्स में देखते हैं कि स्लाइड्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि बैंक एग्रीज इन एडवांस टू लैंड मनी, लायबिलिटी इज इंकर्ड व्हेन लाइन ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड, अनयूज्ड लाइन ऑफ क्रेडिट इज डिस्क्लोज इन नोट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट की बात की जाती है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जिन रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं, इनकी गुडविल अच्छी होती है, तो वो उन बैंक क्या करता है कि उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे देता है। बैंक्स एग्री टू एडवांस टू लैंड मनी। अब लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि अच्छा ठीक है, आपका हमारे पास अकाउंट है, अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ओवरड्रॉ द अमाउंट अप टू 10,000, 20,000 और 100,000, 200,000। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया कि दिस इज़ द लाइन कि मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ। सपोज गुडविल अच्छी थी, उन्होंने कहा जी 500,000 आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट की आपको क्लियरेंस होगी। देन लायबिलिटी इज इंकर्ड व्हेन द लाइन ऑफ क्रेडिट इज यूज। अब आपका अपना बैलेंस भी पड़ा हुआ है, राइट। आपके अकाउंट में 500,000 थे, लाइन ऑफ क्रेडिट कितना मिला आपको, फॉर एग्जांपल 200,000 मिल गया। अब आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हुए तो आपके जो 500,000 थे वो यूटिलाइज हो गए, राइट। अगेन यू हैव टू पे द मनी टू द क्लाइंट। तो अब आपने क्या किया कि आपने फिर जो है वो चेक इशू कर दी। अब जब चेक इशू किए आपने तो वो किसके पास गए, क्लाइंट के पास गए। बैंक में तो पैसे नहीं है, लेकिन जब बैंक चेक जो है आपका क्लियरिंग के लिए जाएगा बैंक में, तो बैंक ने आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दी है अप टू 200,000। तो इसका मतलब ये है कि 200,000 तक आप चेक जो है इशू कर सकते हैं। तो बैंक जो है वो चेक को बाउंस नहीं करेगा, चेक को रिटर्न नहीं होगा आपका चेक जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और वो जितना भी आप सपोज आपका 50,000 जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट आपने यूज़ किया तो 50,000 जो है आपकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी एज ए लोन। और अनयूज्ड लाइन ऑफ क्रेडिट इज डिस्क्लोज इन द नोट
क्योंकि वो बैलेंस शीट में अनयूज लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता, बल्कि बैलेंस शीट के नीचे एज ए नोट जो है मेंशन किया जाता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है हमारे पास जो है 200,000 का। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें क्या किया जाता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट मिलियंस और बिलियन रुपीस में जो है वो बैंक जो है उनको दे देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रेपुटेशन और उनकी गुडविल पे। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी जी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी थी, जिसमें उसको एक छोटा बिजनेसमैन की एग्जांपल समझे, जिसमें उसको 200,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो मिला था। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो समराइज कैश ट्रांजैक्शन फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रीवियस हम जो है इसको मैनी टाइम जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ द कैश मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि ये जो इतने सारे पैसे हैं इसको संभाला कैसे जाए, इसको कैसे जो है वो मेंटेन किया जाए। तो उसके लिए कैसे कैश कैसे मैनेज किया जाता है। लाजिम बात है कि जब आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसे होंगे तो आप सोचेंगे कि उसको खर्च किया जाए, एंजॉय किया जाए। इसी तरह बिज़नेस में जब पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए, सेव फॉर द रेनी डे के लिए बचाना चाहिए उसको। तो उसको कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेटली अकाउंट फॉर कैश, कि कैश का जो है एक अकाउंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए। इसमें एक सजेशन ये भी की जाती है कि जो भी कंपनी का अकाउंट होता है, कंपनी कैन ओपन, सपोज कंपनी ने क्या किया कि जो भी कैश है उसने एक बैंक में गए, फैसल बैंक में जाके उन्होंने अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया। अब बैंक में जाके अकाउंट ओपन किया, जो भी ऑनर इक्विटी थी वो बैंक में जमा करवा दी, जितने भी पैसे आए। उसके बाद जो भी सेल परचेज हो रही है वो क्या कर रहे हैं, चेक इशू कर देते हैं, चेक रिसीव कर देते हैं, बैंक में जमा करवा देते हैं। तो एक अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है कैश का, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश में की जाती है। एट द एंड क्या होता है कि उसको रिकंसाइल कर लिया जाता है। एक इसमें सजेशन ये भी की जाती है, व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि दो अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं एक ही कंपनी के नेम से एट ए टाइम, कि एक अकाउंट जो है वो रिसीप्ट्स के लिए जो है मेंटेन किया जाता है कि जितने भी आपके पास चेक्स आएंगे वो आप सपोज अकाउंट नंबर 1718 उसमें जमा करवा देंगे, और एट द सेम टाइम आप 1719 अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं। अब आप क्या करते हैं कि जो रिसीप्ट्स आ रही हैं वो आपने 1718 में जमा करवा दी, जितनी भी आपने रिसीप्ट की, जितने भी पैसे कंपनी के पास आए, ऑनर इक्विटी के थ्रू आए, सेल से आए, या जो भी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, वो अकाउंट नंबर 1718 में जमा करवाए। अब उस अकाउंट में आपका एक्सपेंस जो है वो कोई भी नहीं आ रहा। एक्सपेंस क्या आएगा, उसी अकाउंट में से आपने अमाउंट ट्रांसफ़र की 1718 में, जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है। अब एक्सपेंस अकाउंट में आपने क्या शो किया कि जी आपने पैसे लिए किससे, 1718 से। तो 1718 में जो एक्सपेंस होगा दैट इज़ द ओनली कि आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे 1719 में, और 19 में सिर्फ आपका रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है 1718 से, और बाकी सारे आपके एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने दो अकाउंट कंपनी के मेंटेन किए। एक अकाउंट वो था जो जिसमें आप रेवेन्यू रिसीव करते हैं, और एक अकाउंट वो जिसमें से आप एक्सपेंस करते हैं। तो दिस इज़ वाई कि जब आप रिकंसाइल करते हैं तो आपको रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम पेश नहीं आती। प्रिवेंट थेफ्ट एंड फ्रॉड, अब जो भी आप जो है कैश को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि जो है कैश जो है वो चोरी ना हो सके, फ्रॉड ना हो सके। उसमें यह है कि जो भी पेमेंट की जा रही है उसको एक्यूरेटली चेक किया जाए, इनवाइसेस को चेक किया जाए। उसके अलावा देखा जाए कि जो कैश हैंड में है उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कोई बोगस इनवाइस तो नहीं इंटर होगी। तो थेफ्ट और फ्रॉड को भी जो है वो कंट्रोल करना जो है वो ज़रूरी है। एश्योर द एबिलिटी ऑफ द एडवोकेट अमाउंट ऑफ कैश, कि प्रॉपर अमाउंट जो है वो अवेलेबल हो, कि जब आपके एक्सपेंसेस जो है वो
इंकर्ड करने हैं या एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपर अमाउंट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। सपोज आज आपने जो है कुछ परचेजेस की एक कंपनी ने, तो इसके बाद क्या कि अब उसने आपको 30 डेज़ का टाइम दे दिया। अगर 30 डेज़ में पेमेंट करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर 10 डेज़ में करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो इट्स मीन इफ़ यू वांट टू गेट द डिस्काउंट, तो आपने 4000 की परचेजेस की, तो आफ्टर बिफोर 10 डेज़ यू हैव 4000 अगर आपने डिस्काउंट लेना है, तो उस मतलब 4000 तो आप पे करेंगे, लेकिन उसमें से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 30 डेज़ के अंदर पे करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू श्योर कि 30 डेज़ के बाद आपकी ये पेमेंट ड्यू बन रही है। तो वो अकाउंटेंट जो से हैं उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है कि किस दिन में कितनी अमाउंट की ज़रूरत जो सी हमें पेश आएगी। तो उस किसको अवेलेबिलिटी ऑफ एडवोकेट कैश ऑफ अमाउंट जो है वो इंश्योर होना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि है कि नहीं। अवॉइड अननेसेसरी लार्ज अमाउंट ऑफ आइडियल कैश के, एक तो ये हुआ कि कैश आपके पास अवेलेबल हो, फिर उसके बाद जो आइडियल अमाउंट पड़ी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यू कैन फिक्स इनटू द बैंक। अगर आप सिक्योरिटी नहीं परचेज कर सकते तो क्या किया जा सकता है कि उसी बैंक में जिसमें आपका अकाउंट है आप उन्हें कह सकते हैं कि ओके आई हैव 500,000 एक्सेसिव, तो उसको आप टर्म डिपॉजिट करवा दें फॉर 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ। उसको आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यूजिंग excess cash balances effectively. Cash available for the long-term investment may be used to finance growth or expansion of the business or to repay debts. तो अब कैश अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश जो है आप, वही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी कि आप बैंक में कैश को जमा करवा सकते हैं। बैंक में जमा करवा दिया, एक्सपेंस जो है फ्यूचर में आ रहे हैं वो आप एवेल्यूएट कर सकते हैं और डेट्स को पे कर सकते हैं। कैश नॉट नीडेड फॉर द बिजनेस पर्पस शुड बी डिसबर्स टू द कंपनी स्टॉक होल्डर। अब जो कैश आपके पास एक्सेसिव आ गया, जो आपने डिसबर्स नहीं करना, फ्यूचर नीड्स पे नहीं रखना, तो जो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं दैट इज़ देयर राइट, तो आप उनमें भी डिसबर्स कर सकते हैं, राइट। ये दो चीज़ें जो सी हैं एक्सेसिव कैश के साथ जो है वो की जा सकती हैं। इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश, कि इंटरनली कैश को कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाता है। सेग्रीगेट, ऑथराइजेशन, कस्टडी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कैश, मतलब आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ लोगों को जो है ऑथराइजेशन दे सकते हैं, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है टू डिफरेंट पर्सनस। लाइक ये कि जी एक बंदे की आप ड्यूटी लगा सकते हैं कि भी वो सिर्फ कैश रिसीव्ड जो है वो करेगा, एक बंदा जो है वो सिर्फ कैश जो है वो पेमेंट करेगा अप टू स्मॉल अमाउंट, एक बंदा जो है वो हमारे जो है वो लोकल क्लाइंट्स को देखेगा, एक बंदा जो है वो हमारे नेशनल क्लाइंट्स को देखेगा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को देखेगा। इस तरह सेग्रीगेट किया जा सकता है ऑथराइजेशंस को, ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। प्रिपेयर ए कैश बजट, कैश बजट जो है वो बनाया जा सकता है, उसकी वजह से भी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा कि आपको कैश की कितनी की ज़रूरत है, या प्रीवियस मंथ में ट्रांजैक्शन देखी जा सकती है, या प्रीवियस ईयर में ट्रांजैक्शन देखने के बाद जो है कैश बजट जो है वो बनाया जा सकता है कि कैश किस किस वक्त और कितने की कैश अमाउंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्रिपेयर ए कंट्रोल लिस्ट ऑफ द कैश रिसीप्ट्स, कि जितनी भी आपने कैश रिसीप्ट्स की हैं उसकी लिस्ट बनाई जाए इनसाइड द कंपनी, वो बनाई जाए और चेक किया जाए कि मतलब वो रिसीप्ट्स को जो है वो प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उस पर चेक रखा जाए जो कैश रिसीव किया जाता है, जो कैश पे सेल की जाते हैं। रिक्वायर्ड डेली डिपॉजिट, कि जो भी कैश आप रिसीव कर रहे हैं एट द क्लोजिंग ऑफ द डे, मतलब शाम को जो है उसको बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया जाए। और उसके बाद जो है मेक ऑल पेमेंट्स बाय चेक, जितनी भी पेमेंट्स जो सी हैं वो की जाए, जिस तरह पाकिस्तान में अबव 5000 जितनी भी पेमेंट की जाती हैं दैट इज़ यूज टू पे बाय चेक बाय लॉ, जो है आपको वो चेक के थ्रू जो है वो करनी पड़ती हैं।
उसके बाद वेरीफाई एवरी एक्सपेंडिचर बिफोर पेमेंट, कि जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको कोई ना कोई शख्स, जैसे हमने कहा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दें कि कोई उसकी किसी शख्स की ड्यूटी लगा दें कि वो उसको वेरीफाई करे। एक तो वो होगा जो उसको एक्सपेंस इंकर्ड कर रहा होगा, और एक बंदा वो होगा जो उसको वेरीफाई कर रहा होगा कि हाँ वाकई ये एक्सपेंस जो है वो हुआ है। उसके बाद प्रॉपरली रिकनसाइल बैंक स्टेटमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे कि रिकनसाइल कैसे किया जाए। अब रिकनसाइल का मतलब क्या है कि जब आपके पास कुछ चेक आए, आपने जमा करवा दिए, और आपकी जब जो अकाउंट्स की बुक है और जो बैंक अकाउंट है व्हेन दे आर नॉट टैली, मतलब आपका बैंक शो कर रहा है 9000 का बैलेंस, आपके पास जो है वो 7000 का बैलेंस है, तो इट्स मीन कि आपके अकाउंट्स और बैंक की स्टेटमेंट जो है वो टैली नहीं कर रही, इट शुड बी रिकनसाइल। तो वो आगे जाके पढ़ेंगे कि रिकनसाइल कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या वजूहात जो है वो हो सकती हैं। अब हमारे पास आता है कैश ओवर और शॉर्ट, कि कैश ज़्यादा या कम जो है वो हो जाए तो तब जो है ट्रांजैक्शन कैसे की जाएंगी। ऑन May 5th एक्स बार कॉरपोरेशन कैश ड्रॉन वाज काउंटेड एंड फाउंड टू बी $10 इज़ ओवर, मतलब वो कैश जो है वो ड्रॉ किया गया और 10 जो है वो ओवर आ गया। तो अब ओवर कैश आ गया तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। ये नहीं होता अकाउंटिंग में कि जब भी कैश ओवर हो तो आप पॉकेट में डाल लें और कम हो तो आप पॉकेट से निकाल के उसमें पुट कर दें। तो इसका मतलब ये है, ओवर या शॉर्ट होने का मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि आपने कोई ना कोई एंट्री जो है वो गलत की है। इसी तरह बैंक्स में भी ऐसे ही होता है कि जो काउंटर पे टेलर बैठे होते हैं कि किसी दिन एक्सेसिव 5 या 10 हज़ार या 5 लाख एक्सेसिव हो गया तो उसको पॉकेट में डाल के घर आ गया खुशी खुशी। नो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई एंट्री उन्होंने गलत पोस्ट की है या कोई मिस कर दी है एंट्री, या कोई डबल एंट्री जो है उन्होंने रिकॉर्ड कर दी है, जैसे हमने पहले चेक किया था ट्रायल बैलेंस में, तो उसको चेक किया जाता है। तो अगर कैश जो है वो ओवर हो गया $10 का, तो उसकी क्या एंट्री होगी, कैश टू कैश ओवर और शॉर्ट $10। कैश ओवर और शॉर्ट इज डेबिट फॉर द शॉर्टेज एंड क्रेडिट फॉर द ओवरेज। जब शॉर्टेज होती है तो हम क्या करते हैं, कैश ओवर और शॉर्टेज को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, और कैश को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि कैश जो है हमारा डिक्लाइन हो रहा है और ओवर और शॉर्टेज जो है उसको हम डेबिट कर देते हैं एज एन एक्सपेंस के तौर पे। और अगर हमारा जो है ओवर हो गया तो हम क्या करते हैं, कैश हमारे पास ओवर था, हमारे पास आ गया 10, और कैश ओवर और शॉर्टेज को जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है $10 के साथ। अब बात होती है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट शोज द beginning bank balance, deposit made, check made, other deposits and credits in the month, and the ending bank balance। तो बैंक स्टेटमेंट के पास आपके जो है वो सारी चीज़ें जो सी हैं वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में आ जाती हैं। रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेट रिकन्सिलेशन के बारे में हमने बात की थी पहले भी, तो अभी हम पढ़ते हैं कि बैंक रिकन्साइलिंग किस तरह की जाती है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिपोर्टेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बैलेंस इन डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। पहले भी मैंने बताया था कि क्या होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट में कैश आ रहा है और जो कैश अकाउंटेंट के पास रिकॉर्ड है उसमें जब डिफरेंस आ जाए तो इट्स मीन कि यू हैव टू रिकनसाइल द बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल किया जाता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जी कैसे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। अब बैलेंस जो उनसे दो साइड्स पे हमारे पास आ जाता है, बैलेंस पर बैंक एंड बैलेंस पर डिपॉजिट। बैलेंस पर बैंक उसमें प्लस करते हैं हम डिपॉजिट इन ट्रांजेक्ट। तो दिस इज़ द वे मेथड जिस तरह बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल किया जाता है। बैलेंस पर डिपॉजिट, बैलेंस पर बैंक,
बैंक का जो बैलेंस है वो हम लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, तो उसमें हम ऐड कर देंगे वो चेक्स जो अभी हमने जमा करवाए हैं और वो अभी ट्रांजिट में अभी क्लियर होके बैंक के पास नहीं आए, वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग चेक मीन के जो चेक हमने इशू किए हैं और बैंक के पास अभी क्लियरेंस के लिए नहीं आए। आउटस्टैंडिंग चेक, डिपॉजिट चेक्स वो होते हैं जो हमने क्लाइंट से रिसीव किए और हमने बैंक में जमा करवाने के लिए दे दिए। तो हमने तो बैंक में जमा करवाने के लिए दे दी, हमने अपनी बुक्स में लिख लिया कि जी ये हमने बैंक में जमा करवा दी हैं, लेकिन अभी बैंक के पास वो अमाउंट नहीं आई, तो इसमें हमारे पास डिफरेंस आएगा हमारे अकाउंट्स में और बैंक के अकाउंट्स में। तो हम क्या करते हैं कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट के अभी क्लियर नहीं हुए वो हम ऐड कर देते हैं बैंक बैलेंस में। और आउटस्टैंडिंग चेक जो हमने इशू किए हुए हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स ने अपने बैंक में जमा किए एंड जस्ट टेक 1 or 2 days कि जिसके बाद वो क्लियर होंगे, या क्लाइंट लेजी था उसने जिनसे अभी अपने पास रखा हुआ अभी बैंक में जमा नहीं करवाया, तो वो आउटस्टैंडिंग चेक शो होंगे, वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमने जो है वो बैंक में से अपने अकाउंट्स में से शो कर दिया था कि जी हमने बैंक को में से निकाल दिए। और उसके बाद बैंक एरर जो सी भी हैं प्लस और माइनस जो भी करेगा, अगर बैंक ने गलती से जमा करवा दी हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, और अगर हम कोई और गलती थी तो वो प्लस और माइनस जो भी उसका इफेक्ट होगा वो हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस जो है वो आ जाएगा। बैलेंस एज पर डिपॉजिटर, अगर डिपॉजिटर का देखा जाए, अपने अकाउंट्स को देखा जाए, तो अब हम क्या करेंगे, डिपॉजिट बाय बैंक। अब कुछ चेक ऐसे होते हैं कि जो बैंक में डायरेक्टली तौर पे डिपॉजिट हुए होते हैं, हमें नहीं पता होता, क्लाइंट्स ने आके बैंक में जमा करवा दी, हम उसकी एंट्री करना जो है वो भूल गए, तो डेट इज़ डिपॉजिट बाय बैंक। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बुक्स में बैलेंस होगा उसमें हम वो चेक्स ऐड कर लेंगे। एंड देन सर्विस चार्जेस, NFC चेक्स, जो सर्विस चार्जेस होंगे वो बैंक ने डिडक्ट किए थे, वो हमने मेंशन नहीं किए थे, तो वो जो है हम मेंशन कर देंगे और उसके बाद जो माइनस कर देंगे। और उसके बाद जो NFC चेक्स होंगे उसको भी हम जो है माइनस कर देंगे क्योंकि वो डायरेक्टली बैंक ने जो है वो माइनस कर दिए थे। और उसके बाद बुक्स एरर, जो बुक्स में एरर थी, अब वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो बैंक्स ने एरर की है प्लस या माइनस वो हम प्लस या माइनस कर देंगे, और इधर जो हमने बुक्स में एरर की थी प्लस या माइनस वो हम अपनी बुक्स में से ऐड या लेस कर देंगे और हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस जो है वो आ जाएगा। अब ये है कि जो एडजस्टेड बैलेंस होगा दैट इज़ बैलेंस, जो एडजस्टेड बैलेंस आएगा हमारा फर्स्ट केसेस में वो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी बुक्स में, और सेकंड केस में जो एडजस्टेड बैलेंस आएगा वो कौन सा होगा, जो हमारे बैंक में है। और रिकंसाइलिंग आइटम्स ऑन द बुक साइड रिक्वायर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज टू द कैश अकाउंट, कि जितनी भी आप रिकंसाइल करते हैं उसमें जितनी भी एंट्रीज की जाती हैं, उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। रिकंसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट, एक एग्जांपल करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिकंसाइल कैसे की जा सकती है। प्रिपेयर ए जुलाई 31st बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड रिजल्टिंग जर्नल एंट्रीज फॉर द सिम्पसन्स कंपनी। द जुलाई 31st बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट ए कैश बैलेंस ऑफ $9,610। तो अब ये देखें कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको बता रही है कि आपके पास जो कैश है सिम्पसन्स कंपनी के पास दैट इज़ $9,610, while the cash ledger account on the date show a balance of 7,430। अब जो अकाउंटेंट के पास, आपके अकाउंटेंट के पास या सिम्पसन के पास जो कैश लेजर है वो क्या शो कर रहा है, दैट इज 7,430। एडिशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द रिकंसिलेशन इज शोइंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अब इस रिकंसिलेशन करने के लिए स्टेटमेंट्स को, बैंक स्टेटमेंट्स को जो फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर हैं वो कौन सी हैं,
नंबर 1 इंफॉर्मेशन हमारे पास है आउटस्टैंडिंग चेक्स टोटल 2470। अब आउटस्टैंडिंग चेक कौन से है? वो चेक है जो आपने क्लाइंट्स को इशू कर दिए थे और जो अभी तक बैंक में क्लियरिंग के लिए नहीं आए थे, दैट इज़ 2470। सेकंड है ए $500 चेक मेल टू द बैंक फॉर डिपॉजिट हैड नॉट रीच द बैंक एट द स्टेटमेंट डे। तो अब क्या हुआ कि एक चेक जो है वो बैंक को मेल किया गया था, आपने खुद किया था या किसी क्लाइंट ने मेल कर दिया था 500 का, तो वो अभी तक जो है वो बैंक के पास पहुंचा नहीं है डिपॉजिट होने के लिए जब स्टेटमेंट डेट ली गई। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? द बैंक रिटर्न ए कस्टमर्स NSF चेक फॉर द $225 रिसीव एज पेमेंट ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल। अब क्या हुआ कि बैंक ने एक कस्टमर का जो है वो चेक रिटर्न कर दिया, वो कितनी अमाउंट का था, डेट इज़ 225 रिसीव, मतलब जो आपने रिसीव किया था अकाउंट रिसीवेबल के उसमें। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है? द बैंक स्टेटमेंट शोज $30 इंटरेस्ट अर्न ऑन द बैंक बैलेंस फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। अब जुलाई के मंथ में जो आपको इंटरेस्ट मिला बैलेंस पे, दैट इज़ 30। इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, बैंक ने ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल दिया। चेक 780 फॉर सप्लाईज क्लियर द बैंक फॉर चेक 700 चेक नंबर इन्होंने बताया हुआ, दैट इज 781 फॉर द सप्लायर क्लियर द बैंक फॉर 268 बट वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन आवर बुक एज 240। अब ये है कि वो जो सप्लाईज का चेक था वो बैंक ने क्लियर कर दिया, दैट इज़ 268, लेकिन आपने रॉन्गली इंटर किया हाउ मच 240। इट्स मीन कि 28 की अमाउंट जो सी है आपने कम इंटर की है। लास्ट वन क्या है? ए $486 डिपॉजिट बाय एक्मी कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट बाय द बैंक। क्या अब ये जो $486 है ये क्या हुआ कि बैंक ने रॉन्गली हमारे अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर दिए, ये हमारे अकाउंट से रिलेट नहीं करते थे। तो लेट्स सी कि अब बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। वी स्टडी द 2 मेथड्स। नंबर 1 मेथड जो है एज पर बैंक स्टेटमेंट से के जो है रेफरेंस से हम करते हैं कि वो क्या बैंक बैलेंस कितना था हमारे पास। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जुलाई 31 9610। उसके बाद हमने क्या किया, एडिशन जो हम ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस जो है वो, अगर हम बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो लेजर्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और अगर हम लेजर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस बैंक के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो बैलेंस हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। अब हमने क्या किया कि एडिशन किया डिपॉजिट इन ट्रांजिट, कि ऐसा चेक जो अभी हमने जमा करवाने के लिए दिया हुआ था वो अभी जमा नहीं हुआ, वो ट्रांजिट में था, वो हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमने अपनी बुक्स में उसको ऐड किया हुआ था, डेट इज़ 500। और डिडक्शन किसकी थी, डेट इज़ अमाउंट, डिडक्शन इज़ बैंक एरर। बैंक ने क्या किया था कि हमें 486 जो है वो एक्स्ट्रा डाल दिए थे, वो माइनस कर दिए। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हमने इशू किए हुए थे वो हमने क्या किया कि उसको माइनस कर दिया, दैट इज़ 2470। तो टोटल डिडक्शन कितनी 2903 की। तो एडजस्टेड कैश बैलेंस हमारे पास कितना आ गया 7207। अब देखते हैं बैलेंस एज पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड में बैलेंस कितना था, डेट इज़ 7430, डेट इज़ द 7430। तो अब क्या होगा कि उसमें आपने ऐड किया इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने ऐड नहीं किया था डायरेक्टली, मतलब आपने ऐड नहीं किया था, बैंक ने इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली ऐड कर दिया था आपके अकाउंट में। यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, आपने क्या किया कि उसको इंटरेस्ट को ऐड कर दिया 30। और उसके बाद डिडक्शन क्या हुआ, रिकॉर्ड एरर जो आपने की, डेट इज़
$28 की रिकॉर्ड एरर की आपने, और वो उसके बाद जो सा डिडक्शन की आपने, जो चेक जो सा NSF का जो सा चेक जो सा वो वापस हुआ, डेट इज़ 225। तो टोटल डिडक्शन आपने की 253, और इसके बाद एडजस्टेड कैश बैलेंस कितना आ गया आपके पास, 7,207। तो अब आप ये देखें कि एडजस्टेड कैश बैलेंस बैंक का कितना है, डेट इज़ 7,207, और एडजस्टेड कैश बैलेंस आपके पास कितना है, डेट इज़ 7,207। के बाद हमने जर्नल एंट्रीज उनसे रिकनसाइलिंग द बैंक स्टेटमेंट एग्जांपल में हमने क्या किया कि जर्नल एंट्रीज जो सी है वो भी करनी है। कैश टू इंटरेस्ट रेवेन्यू, एक तो ये था कि कैश जो है वो डायरेक्ट बैंक को रिसीव हुआ या बैंक ने डायरेक्ट जो है आपको क्रेडिट कर दिया, तो कैश मतलब इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया, तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट रेवेन्यू, कैश आपका एसेट था वो इंक्रीज़ हुआ, इंटरेस्ट इज़ द रेवेन्यू, आपने रेवेन्यू को उसको क्रेडिट कर दिया 30 का। और उसके बाद सेकंड एंट्री जो आपने की, सप्लाईज इन्वेंट्री जो आपने लेस की थी, डेट इज़ 28, और उसके बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया, डेट इज़ 225, और कैश आपने पे किया, दैट इज़ हाउ मच, 253। तो टोटल जो आपने कैश पे किया डेट इज़ 253, और उसके बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया 225, और सप्लाईज को अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया आपने 225, और सप्लाईज को आपने डेबिट किया 28 से। देन वी हैव द पेटी कैश फंड के पेटी कैश जो है वो क्या होता है, यूज फॉर द माइनर एक्सपेंसेस, हैज़ वन कस्टोडियन, और उसके बाद रिपेनिश्ड पीरियडिकली। अब पेटी कैश क्या होता है कि दैट इज़ फॉर माइनर एक्सपेंसेस, डे टू डे छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हैं उसके लिए पेटी कैश जो है वो रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। और एक शख्स के पास होता है, मुख्तलिफ लोगों के पास नहीं होता, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल, और वो उसने उसमें से जो है वो स्मॉल एक्सपेंसेस जो है वो करने होते हैं। और एक सर्टन अमाउंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में फ़िक्स कर ली जाती है, लाइक के 50,000 इज़ द पेटी कैश, 50,000 जो है आपने उस बंदे को दे दिया, उस अकाउंटेंट को। अब वो क्या कर रहा है कि डे टू डे जो है स्मॉल माइनर एक्सपेंडिचर जो है उसमें से करता जा रहा है, और जब वो नियर टू एंड आ जाता है तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है उसकी डिटेल बना के फिर अकाउंटेंट को जमा करवा देता है, और अकाउंटेंट जो है जितने अमाउंट, मतलब सपोज उसने 47,000 की जमा कराई थी तो 47,000 उसको दोबारा दे देता, तो वो अगेन 50,000 अमाउंट उसके पास आ जाती है। और जब वो एक्सपेंसेस फिर उस कैश के एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो देन अगेन जो है वो अकाउंटेंट को दे के, तो बैलेंस जो है 50,000 का ऑल मतलब उसके पास माइनर एक्सपेंसेस के लिए रहता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, दैट आर द बॉन्ड इन इन्वेस्टमेंट, रेडली मार्केटेबल, ऑलमोस्ट लिक्विड एज कैश, करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी को करंट एसेट कंसिडर किया जाता है। कैपिटल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, या जो आप कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या सिक्योरिटीज जो है वो बाय करते हैं, दीज ऑल आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको कंसिडर किया जाता है। मार्केट टू मार्केट ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ एसेट वैल्यूएशंस। Short term investment in a marketable security appears on the balance sheet at their current market value as of the balance sheet date. We have 3 columns. Number 1 is the classification, number 2 is the management intent, and this third one is the treatment of unrealized holding gain or losses. Classification में available for sale security, held for the short term, resale often 6 to 18 months. शॉर्ट टर्म्स की होती हैं और 6 to 8 months जो है उसको सेल करने के लिए
यूजली 6 to 8 मंथ में जो है उसको रखा जाता है सेल करने के लिए। रिपोर्ट इन द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन फॉर द बैलेंस शीट, स्टॉक होल्डर इक्विटी में जो है उसको बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता है। ट्रेडिंग सिक्योरिटी हेल्प फॉर इमीडिएट डिसीजन ऑफर विद इन एन, और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को भी रखा जाता है और वो जल्दी जो है सेल हो जाती है। रिपोर्टेड इन ऑर्डर रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, उसमें शो किया जाता है। हेल्ड टू द मेच्योरिटी सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटी इंटेंडेड टू बी हेल्ड अंटिल दे आर मेच्योर, कि वह लॉन्ग पीरियड रखा जाता है जब तक वो मेच्योर नहीं होती। रिपोर्टेड इन द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट के स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में उसको मेंशन किया जाता है। दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल दैट थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।